मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले वीडियो में हमने मादा जनन अंग के संरचना और उनमें कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था और ये भी जाना था कि कौन से प्राथमिक अंग होते हैं, कौन से सहायक अंग। जो मादा जनन अंग में जो प्राथमिक अंग होता है वह अंडाशय ओवरी कहलाता है। उसको प्राथमिक अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी अंग में मादा युग्मक फीमेल गैमेट का जिसका निर्माण होता है, जिसको हम अंडाणु या ओवम कहते हैं। साथ में हमने जाना कि कौन कौन से सहायक अंग होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सहायक अंग, जिसको हम अंडवाहिनी नलिका या डिंबवाहिनी नलिका कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के बारे में जानेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी नलिका के बारे में। यह नलिका जो होती है यह जोड़े में पाई जाती है। इसकी संरचना दो। यहाँ पे आप देखिएगा, यह मादा जनन अंग का चित्र है। इसमें यह संरचना जो है वो क्या कहलाती है? अंडाणु कहलाती है, जिसको हम अंडाशय कहलाती है, जिसको हम ओवरी कहते हैं। एक ओवरी इधर, एक ओवरी उधर, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ क्या होती हैं? ओवरी होती हैं। यहाँ पे ये संरचना जो यहाँ से लेके इस गर्भाशय तक जुड़ी हुई होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। इसी तरीके से दाहिनी तरफ भी अंडवाहिनी होती है और बाईं तरफ भी गर्भाशय से जुड़ी हुई, और वो अंडाशय के पास तक यह जो संरचना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, या कहें तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब एक एक पॉइंट को हम समझते हैं और जानते हैं इसमें कितने भाग होते हैं और यह किसमें सहायक होती है। बात करते हैं पहले बिंदु से। यह सहायक अंग जोड़े में पाई जाती है। तो हमने पहले भी समझ लिया था कि इनकी संरचना गर्भाशय के दाएं और बाएं तरफ होते हैं, जोड़े में पाई जाती हैं। अगले बिंदु को समझते हैं कि अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो अगर हम यहाँ गर्भाशय के इस सिरे से और यहाँ अंडाशय तक इसकी लंबाई की बात करते हैं तो वह 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इधर भी और उधर भी दोनों अंडवाहिनियों की यही लंबाई होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक अंडवाहिनी नलिका अंडाशय से गर्भाशय तक जाती है। देखिएगा, अंडाशय कहाँ पे? यहाँ पे है। यहाँ से यह शुरू होती है डिंबवाहिनी नलिका, और कहाँ तक जाती है? यह जो संरचना होती है, इस संरचना को हम गर्भाशय कहते हैं, और गर्भाशय तक यह फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नलिका पहुँचती है। अंडवाहिनी नलिका की अगर संरचना की बात करें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। अंडवाहिनी को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग होता है वह कीपक कहलाता है, जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। साथ में जो दूसरा पार्ट होता है उसको तुम्बिका, एम्पुला कहेंगे, और जो तीसरा भाग होता है उसको संकीर्ण पथ या स्थमस कहेंगे। यह 3 भागों में, यानी अंग्रेजी में कहें तो इनफंडिबुलम, फिर दूसरा एम्पुला और स्थमस, ये 3 संरचनाएं होती हैं किसकी? अंडवाहिनी की। अब इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं और देखते हैं कि वो अंडवाहिनी में कहाँ कहाँ पे होते हैं। जो ये भाग होता है, यह भाग क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये है कीपक। तो यहाँ पे ये जो कीप की तरह संरचना होती है, इसी को कीपक कहते हैं या फिर इनफंडिबुलम कहते हैं, ये संरचना। और आगे जो चौड़ा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और जो ये संकीर्ण पतला भाग आता है उसी को हम संकीर्ण पथ या फिर स्थमस कहते हैं। तो ये 3 भाग होते हैं। तो जो ये भाग होता है इसको हम इनफंडिबुलम कहेंगे या क्या कहेंगे, इसके बारे में समझते हैं। तो जो कीपक होता है यह अंडाशय के पास कीप के आकार का होता है, इसे हम कीपक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यह संरचना कहाँ है? अंडाशय के पास है और ये कीप की तरह होती है। कीप आप जानते हैं, जैसे तेल या पेट्रोल डालते समय एक कीप होती है जो नीचे पतली और ऊपर इस तरीके से चौड़ी होती है, जिसमें जल या कोई भी तरल पदार्थ आप डालते हैं तो वह बोतल में डालने में आसानी होती है। तो ये कीप के आकार के होने की वजह से ही इसको कीपक कहते हैं। अब इनमें उंगली के नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, वह हम आगे समझते हैं। कीपक में अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम झालर या फिब्री कहते हैं। इस जो कीपक है इसमें उंगलियों की तरह, अगर हम मान लेते हैं ये क्या है?
कीपक है और ये जो उंगलियों की तरह ये जो संरचनाएं होती हैं यहाँ पे देखिएगा, वह क्या होती हैं, ये कहलाती हैं झालर, या हम इसको झलरी कहेंगे, झालर कहेंगे। आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे देखिएगा ये उंगली नुमा संरचना है, इसको हम झलरी कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है तो इसको हम समझते हैं। होता क्या है कि जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तो ये उंगलियां उस अंडाणु को, उसमें मूवमेंट होता रहता है इन झालर में, और वो अंडाणु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और अपनी तरफ खींच के उसको इस इनफंडिबुलम के अंदर लेती हैं। अगर वो अंदर जाएगा तो यहाँ पे एक जगह होना चाहिए, एक सुराख होना चाहिए, उस सुराख को क्या कहते हैं, मुखिका। अब हम देखते हैं क्या कि कीपक में अंडाणु को ग्रहण करने के लिए एक छिद्र होता है जिसको हम मुखिका या ऑस्टियम कहते हैं। जैसे वो अंडाणु बाहर निकला अंडाशय से, वो ऐसे ग्रैब करते हैं और अंदर एक छेद होता है जिसको हम ऑस्टियम कहते हैं, मुखिका कहते हैं, और उस मुखिका के द्वारा अंडाणु क्या करता है, इनफंडिबुलम से अंदर घुस जाता है। और वो जाता कहाँ है, वो जाता है फिर एम्पुला यानी तुम्बिका के वाले भाग में। ये फिगर देखिएगा किस तरीके से अंडाणु आगे मूव कर रहा है। अब होता क्या है कि इनफंडिबुलम जाके एक बहुत चौड़े भाग में, फैलोपियन ट्यूब के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसको हम तुम्बिका कहते हैं। इसको हम समझते हैं एम्पुला को। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं। अब ये क्या होता है, जब अंडाणु आगे जा रहा है, ये अंडाणु गति कैसे करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मादा युग्मक होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि शुक्राणु में जानते हैं कि उसमें टेल होती है, पूंछ होती है और वो गति करते हैं आगे जाने के लिए। लेकिन अंडाणुओं में ऐसी कोई भी पूंछ या टेल नहीं होती। तो होता क्या है कि जो इनफंडिबुलम है या तुम्बिका या अम्पुला है, इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सीलिया होती हैं, पतले पतले रोम होते हैं जिनमें गति होती है, मूवमेंट होता रहता है, तरंग निकलती है, और वो तरंग ही क्या करता है, अंडाणु को ऊपर की ओर खिसकते हुए आगे की तरफ ले जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि किस तरीके से अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के अंदर गति करते हैं। अब हम तीसरे भाग को पढ़ते हैं, संकीर्ण पथ, जिसको हम स्थमस कहते हैं। संकीर्ण क्यों, क्योंकि यह बहुत पतला भाग होता है। अंडवाहिनी का अंतिम पतला भाग क्या संकीर्ण पथ या स्थमस कहलाता है। आगे अगले बिंदु को समझते हैं। यह भाग अंडवाहिनी को गर्भाशय में खोलती है। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखिएगा यह संकीर्ण पथ स्थमस है, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब आके क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। साथ में ये अंडवाहिनी को यानी फैलोपियन ट्यूब को, यह संरचना कहलाती है गर्भाशय, और गर्भाशय में आके खोल देती है। क्यों, क्योंकि ये अंडाणु जो कि मादा युग्मक चला है कहाँ से, अंडाशय से चला हुआ है, इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला में आया, फिर स्थमस में आया। अब इसका जो डेस्टिनेशन कहाँ पे है, वो है गर्भाशय में। तो गर्भाशय तक की जो यात्रा करनी होती है, अगर ये फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय से जुड़ी नहीं होगी तो वो नहीं आ पाएगा। गर्भाशय को और अंडवाहिनी को जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो स्थमस कहलाता है। अब हम कुछ और बातें विशेष हैं उसको भी जान लेते हैं। वो अंडवाहिनी में रोमाभ व तरंग के कारण अंडाणु गर्भाशय की तरफ जाते हैं। हमने पढ़ लिया कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसकी अंदर दीवारों में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती हैं जिनमें छोटे छोटी रोएं निकले रहते हैं, और वो क्या करते हैं, उस अंडाणु को गति प्रदान करते हैं जिससे कि अंडाणु ऊपर की तरफ जाते हुए गर्भाशय की तरफ जाता है। आगे हम समझते हैं अगले बिंदु को। अंडवाहिनी अंडाणु को प्राप्त करके इनका निषेचन व भरण पोषण करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। होता क्या है कि निषेचन गर्भाशय में नहीं होता। जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है और उसी समय पे यदि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो जो शुक्राणु होता है वह वेजाइना यानी, और ये गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए शुक्राणु आगे की तरफ जाते हैं और इधर से अंडाणु जाते हैं। तो जो निषेचन होता है तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीच में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी हमने एनसीईआरटी में देखा और फिगर में देखिएगा कि शुक्राणु जब जाते हैं और अंडाणु जाते हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब में यानी जो डिंब वाहिनी होती है उसी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अगले बिंदु को समझते हैं। और साथ में जब निषेचन के बाद युग्मनज बनता है तो उसके पोषण, उसके न्यूट्रिशन का भी जो जिम्मेदारी किसके पास होती है, फैलोपियन ट्यूब के पास। आगे जब वह भ्रूण आगे बढ़ता हुआ जब यहाँ गर्भाशय में जाता है तो गर्भाशय में रुक के वहाँ पे फिर वो रुकता है, इसीलिए गर्भाशय को बच्चेदानी भी कहते हैं।
इसको हम गर्भाशय के बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब अगला बिंदु है अंडाशय से विकसित अंडाणु अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि जैसे इस अंडाशय से अंडाणु निकला तो वह इन झालरों में फंसता हुआ मुखिका के द्वारा यह जो है इनफंडिबुलम में जाएगा, फिर तुम्बिका में जाएगा, फिर स्थमस में जाएगा यानी संकीर्ण पथ में, और बाद में वो गर्भाशय तक चला जाता है। तो यह जो क्लास थी उसमें हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में अच्छे से समझ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।